नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में अभी जो बिहार में वैकेंसी आई है सीजीएल 4 की, बीएसएससी सीजीएल 4 की, या फिर इसको आप बिहार एसएससी भी कहते हैं, जिसको जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग सचिवालय सहायक भी कहते हैं। कि इसकी जो वैकेंसी आई है बहुत बम्पर वैकेंसी है, मैं ये कहूँगा। तो जो भी स्नातक पास ग्रेजुएट हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप बीपीएससी लेवल का तैयारी करते हैं तो बीपीएससी से कुछ भी कम जॉब इसको मत मानिए, बहुत अच्छा जॉब है। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम लोग फॉर्म को कैसे फिल करना है, शुरुआत कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, और किन किन स्टेप को करते हुए हम लोग पूरे फॉर्म को फिल करके आपको दिखलाएंगे। ठीक है। मैं आप लोग को रिकमेंड जरूर करूंगा कि इस वैकेंसी को जरूर भरिए, जो भी स्नातक पास हैं। और एक सबसे अच्छी खुशखबरी है इसमें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जो भी फॉर्म का फी है वो सभी के लिए मात्र 100 रुपए कर दिए हैं। ठीक है। पहले ऐसा था कि फॉर्म फिलअप करने में बहुत बार ऐसा होता था कि बच्चों को सोचना पड़ता था, क्योंकि फी बहुत ज्यादा हुआ करता था। जैसे बीपीएससी का 600 होता था, दरोगा का 700 रहता है शायद। इसका भी अभी जो नोटिफिकेशन आया था 18 तारीख को, या मतलब उससे पहले आ गया था, 18 तारीख से फॉर्म फिलअप होना था इसका। उसका उस समय फी 540 दिखा रहा था, जो कि सीजीएल 3 का भी वैकेंसी जो आया था पिछले बार, शायद 2022 के आसपास आया था, तो उसका भी वही हाल था। लेकिन अभी इन्होंने 18 तारीख से उसको भरना बंद करा के 25 तारीख से भरना शुरू हुआ ये। तो बीच में जो फी संशोधन हुआ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को ये घोषणा किया था कि अब जो कोई भी फी होगा तो मात्र 100 रुपया होगा, और मेंस के लिए कोई अलग से फी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बहुत अच्छी पहल थी। और कहीं ना कहीं बेरोजगार युवा जो हैं बिहार के, उसके लिए हम कहिए कि हमारे नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा सौगात दे दिया कि अब करीब करीब कोई भी युवा फॉर्म भरने में पीछे तो नहीं हटेगा। पहले तो बहुत बार युवा क्या होता था कि फॉर्म भरना का सोच के नहीं भर पाता था। मैं दूसरा का क्या बोलूं, आज भले ही मेरा जॉब है, लेकिन एक समय ऐसा था कि मैंने भी बहुत सारा फॉर्म को छोड़ा है। इवन मैं आज भी बहुत सारा फॉर्म, जैसे आपका बैंक वगैरह का फॉर्म होता है, तो मैं जल्दी रिकमेंड नहीं करता किसी बच्चों को, क्योंकि बैंक का आप अगर फी देखोगे तो आप देखोगे जनरल और ओबीसी से बहुत ज्यादा फी लिया जाता है। 1000, 1200, 800, 700, 750, 850 इतना। और एससी एसटी हैं तो उनके लिए फी काफी कम है, 150 और 100 200 रहता है। तो ये इतना इतना गैप नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप क्या इस मानते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर एससी से आप 100 150 लेते हैं तो जनरल से 300 से ज्यादा लेना कहीं से भी मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि 300 भी क्या है, डबल है, सीधा दुगना आप ले रहे हैं। और एससी के सारी जातियां या जो भी हैं, सभी के सभी एससी वर्ग में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी जातियां, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी एससी एसटी वर्ग में लोग आते हैं, आरक्षण उनको मिलना चाहिए, कोई बात नहीं। आरक्षण मिलना उनको सही भी है। लेकिन एससी एसटी वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से भी आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, ले रहे हैं। तो वो इतना सक्षम जरूर हैं कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं आराम से। कितना फॉर्म तो फ्री होता है। तो जो ऑलरेडी जिसका सैलरी 10 लाख या उससे ऊपर है, अगर उस व्यक्ति से भी आप 100 रुपए भी फी नहीं ले रहे हैं, और सामने वाला व्यक्ति जो गरीब है उससे आप 800 ले रहे हैं, तो ये चीज सही नहीं है। जाति के नाम पे ये चीज जो होता है, ये चीज सही नहीं है। आप आर्थिक आधार पे करें तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा मेरा राय है। अगर आपका राय इस पे क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको onlinebssc.com, देखिए onlinebssc.com, इतना आपको पीछे का जो ये है इतना नहीं करने का जरूरत है। आपको सिर्फ सर्च करना है www.onlinebssc.com। सर्च करेंगे तो आप इस जगह पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करते देखिए क्या है, सबसे पहले आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो कैंडिडेट है उसका नाम लिखना है। मतलब अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ नाम एक लिख लेता हूँ कि हाँ, चलिए कोई नाम एक मैंने लिख लिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। अब तो ट्रांसजेंडर को भी मौका मिल गया है बिहार में, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मेल डाल देता हूँ। डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर बिहार के आप परमानेंट बसिंदे हैं, बिहार में रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। और नहीं है तो नो करेंगे, क्योंकि अदर स्टेट के लोग भी इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन नो करना होगा आपको। कैटेगरी, अगर अदर स्टेट के हैं तो जैसे आप नो करेंगे तो देखिए
कोई कैटेगरी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी में ही आते ही हैं। और अगर यस करेंगे तो यस में आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा, मतलब इसका मतलब है कि रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के वासियों को मिलेगा, बिहार के बाहर के लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो डोमिसाइल और बिहार स्टेट में यस कर लीजिए। कैटेगरी यूआर, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी जो भी है वो आप डाल देंगे। जैसे मैं डाल देता हूं, अब यूआर डाला आपने तो देखो यहाँ बंद हो गया। लेकिन अगर आप एससी डालते हैं तो आपसे कास्ट पूछता कि कौन सा कास्ट में आप आते हैं। आप एसटी डालते हैं तो एसटी में भी आपसे कास्ट पूछता। ईबीसी डालते तो ईबीसी में भी आपसे कास्ट पूछता। बीसी डालेंगे तो बीसी में भी आपसे कास्ट पूछेगा। ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ईडब्ल्यूएस डालेंगे तो ईडब्ल्यूएस में भी आपसे कास्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में गिनी चुनी 6-7 जातियां हैं ही। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप यूआर डालते हैं तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। जैसे मैंने यूआर डाला तो देखो बंद हो गया, डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, ये बंद हो गया है। लेकिन अगर आप बीसी डालते हैं तो बीसी डालते हैं तो देखो क्रीमी लेयर का ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा। आपको यहाँ अपना कास्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको बताना होगा कि आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं या क्रीमी लेयर में हैं। नॉन क्रीमी लेयर में आप होंगे तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। क्रीमी लेयर अगर आप हैं, मतलब आपकी सालाना आय 8 लाख से ज्यादा है, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस और नो जो भी आप कर लेंगे। ठीक है, मेरे को तो यूआर में फिल करना था। उसके बाद देखिए, आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर किसी तरीके की दिव्यांगता है आपके पास, मतलब किसी तरीके का मतलब आप अगर हैंडीकैप्ड हैं, और हैंडीकैप का परसेंटेज याद रखिएगा 40% से ज्यादा होना चाहिए। 40% से कम रहेगा तो आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सुविधा नहीं मिलेगा, मतलब इसका लाभ उतना नहीं मिलेगा। तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। और अगर आप यस करेंगे तो उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि किस तरीके की डिसेबिलिटी से आप हैं, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपका क्या है, परमानेंट है, टेम्पोररी, ये पूछेगा। फिर आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, मतलब आप कम से कम 40% डिसेबिलिटी आपका होना चाहिए। 40% से ज्यादा होगा चलेगा, 40% से कम होगा तो आपको दिव्यांगता का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसमें आप कर दीजिएगा अपना। अब जैसे देखो मैंने नो किया तो नो किया, तो ये सारा अपने आप बंद हो गया। उसके बाद है आर यू एन एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन उसी को कहा जाता है अगर आपने डिफेंस में जॉब करा हो, डिफेंस में अगर आपने जॉब करा है तो आप एक्स सर्विसमैन कहलाएंगे। अब जैसे डिफेंस में कितने साल का, तो मान के चलो मोटा मोटी 3 साल का। तो जैसे कोई भी अगर अग्निवीर का बच्चा है तो उसको अलग से छूट मिलेगा। इसलिए लोग अग्निवीर पे हल्ला तो कर रहे थे, लेकिन वो जानते नहीं है कि अग्निवीर से कितना फायदा है लोगों को। 4 साल वहां जॉब करके आएगा, कहीं पे भी जॉब करेगा, इसका कटअप देखोगे ना तो दिमाग हिल जाएगा। 100 में 30 या 32 कटअप जाता है, इतना कम कटअप जाता है। ठीक है, तो उधर भी आप जॉब करके आएंगे, इधर भी आपका तुरंत जॉब लग जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो इसमें मैं नहीं हूं तो मैंने नो डाल दिया है। फिर अगर आपने बिहार गवर्नमेंट में एनसीसी का डिग्री लिया है और वो एनसीसी, या फिर उसके बाद आपने काम किया है करीब 1 जनवरी 1963 के बाद से, तो आप यस करेंगे या नो करेंगे। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट में आपने एनसीसी से निकलने के बाद काम करा है 1 जनवरी 1963 के बाद, तो आप ये लिखेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। ठीक है, तो जनरली ये नहीं होगा, नो होगा। या फिर आप कोई बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं जो आपने करीब करीब 3 साल अपना सर्विस कर लिया है, तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। तो इसको आप नो कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, अब जब नो कर दिया है तो ये सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप यस करते हैं, अगर बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना होता, और अगर आप नो कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर दो। यस कर रहे हो, अगर मान लो कि कोई अटेम्प्ट नहीं दिए हो तो 0 करो, जितना दिए हो उतना सेलेक्ट करके कर लेना, नो करो। अब आगे बढ़ जाओ। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो कोई भी एक मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पे डाल लेंगे। ठीक है, कोई भी मोबाइल नंबर आप अपने यहाँ पे डाल लेंगे। उसी तरीके से कोई भी एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना डाल लेंगे। देखो अगर मैच नहीं करेगा तो तुरंत बता देगा कि मैच नहीं करा है, और मैंने यहाँ पे नंबर ऐसे ही डाल दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे मैच नहीं करेंगे। आप अपना दोनों नंबर वही डालना जो आपका नंबर है। ठीक है, ईमेल आईडी में कुछ यहाँ पे अपना डाल लेना आप, @gmail.com करके कुछ भी होगा, यहाँ पे भी ईमेल आईडी आप अपना कुछ भी डाल लेना। ठीक है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपना सही डालना है, सब सही सही डालना है। मैं आपको सिर्फ फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इतना ही कर रहा हूँ, मैं सही नंबर और ईमेल आईडी नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पे बगल में कैलेंडर क्लिक करोगे, अपना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उस पर क्लिक करना, डेट ऑफ बर्थ आपका ले लेगा। ठीक है, अब देखो मैंने आज का ही डेट सेलेक्ट कर दिया, इसीलिए नहीं लिया। अब यहाँ पे चलो मान लेता हूँ 2009 कर देता, हाँ कर देते हैं, नहीं 2009 में तो नहीं होगा। अगर मान लो चलो कर देते हैं 1999, 1999 को कोई भी डेट ले लेते हैं। देखो ले लिया, 25 साल 11 महीना 29 दिन, मैंने ये ऐसे ही रैंडम डेट इसमें डाला है। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को आप यहाँ पे फिल करेंगे, ऊपर में इस वाले बॉक्स में फिल कर देंगे, वाई 3x
क्या है, EZ। ध्यान दीजिएगा एक बात कि कैप्चा अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल है तो स्मॉल में लिखेंगे। मैंने यहाँ पे स्मॉल में ऐसे ही लिख दिया है कि ताकि आप लोग को मैं समझा पाऊं। उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, एक बार ऊपर नीचे करके सारा अपना डिटेल देख लेंगे। डिटेल देखने के बाद फिर आप यहाँ पे अपना सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करके ओके करके बढ़ जाएंगे। देखो मेरे यहाँ पे क्या लिख रहा है, योर मोबाइल नंबर एंड कन्फर्म मोबाइल नंबर नॉट मैच्ड, क्योंकि मैंने तो सही नंबर दिया नहीं है, इसलिए ऐसा लिख रहा है। अगर आप सही नंबर देंगे तो आपका क्लिक एक बार में हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे यस करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। ओके, तो अब देखिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो आपको मैसेज पे आपके रजिस्टर्ड नंबर जो आपने दिया है उस पे मैसेज पे जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है उसके थ्रू अब आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन के नीचे लॉगिन है सेकंड नंबर पे, तो लॉगिन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, पासवर्ड क्या है, और यहाँ पे एक कैप्चा दे रखा है, इस कैप्चा को आपको डालना होगा। तो मैं उसे एंटर कर देता हूँ। कैप्चा डाल के मैंने जब लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा जिसमें एप्लीकेंट का जो नाम है वो शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फादर्स का नाम डालना है, अपने पिताजी का नाम डालना है। ध्यान रखिएगा किसी तरीके का कोई श्री या श्रीमती अपने अपने पिता और माता के नाम में मत लगाइएगा। उसके बाद फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपको इशू हुआ है उसका डेट यहाँ फिल करना है, वो फिल कर दीजिए। तो इशू डेट मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। आप पहले ईयर सेलेक्ट कर लीजिए कि ईयर कब है। जैसा कि मेरा है 2023, तो मैंने 2023 सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद जो आपका डेट है उस डेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मेरा ये था। उसके बाद आपको इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका है उसका नंबर भी आपको डालना है। तो नंबर आपका उस पे लिखा रहता है लेफ्ट साइड में ही। उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसने किया है, तो सीओ लेवल का है, तो मैंने सीओ यहाँ पे कर दिया। फिर आप आगे बढ़िए। अगर आपका कोई कैटेगरी है तो कोई कैटेगरी है आपका जो है तो उसका आपका डिटेल यहाँ पे देना होगा। सेम जैसे आपने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बड़ा है उसका सारा डिटेल, उसी तरीके से आपको अपना जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर डेट ये सब आपको डालना होगा। और किस अथॉरिटी ने आपको वो सर्टिफिकेट इशू किया है वो आपको डालना होगा। देखिए तो ये सारा मैंने फिल कर दिया। अब फिल करके मैं नीचे बढ़ता हूँ। ये सब तो आपने पहले फिल किया था तो वो सारा आपको शो करेगा जो आपने इसके पहले वाले पेज में फिल किया था। जैसे आपका मोबाइल, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें शो करेंगी। अगर फ्रीडम फाइटर के आप वार्ड हैं तो यस कीजिए, जैसे मैं नहीं हूँ तो मैंने नो किया है। उसके बाद नेशनैलिटी आपका इंडियन है क्या है वो आपको डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिए, और नहीं है तो नो कीजिए। आधार कार्ड तो जनरली सबके पास होगा ही, तो यस कीजिए और आधार कार्ड का नंबर दीजिए। फिर है टाइप ऑफ फोटो आईडी प्रूफ, कि फोटो आईडी प्रूफ में आपको क्या रखना है। तो जनरली मैंने आधार कार्ड ही रखा है, आप भी आधार कार्ड ही रख सकते हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारा है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, तो वो सारी चीजें भी आप डाल सकते हैं जैसा आपका मन। तो आधार कार्ड डालने के बाद फिर से आपसे उसका आईडी नंबर पूछेगा, अगर आपने आधार कार्ड ही डाला है तो, या फिर कोई और भी डाला है तो उसका आईडी पूछेगा, आपको आईडी का प्रूफ का नंबर पूछेगा, वो आपको डालना हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद फिर पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, तो जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कहीं आपके चेहरे पे कट है, कोई मूल है, मूल कहने का तो किसी तरीके का तिल है, मस्सा है, तो ये सारी चीजें जिस साइड में है जिधर है वो उसका जानकारी आपको देना हो, तो ये आप फिल कर दीजिए। वो डालने के बाद फिर आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कभी आपको किसी एग्जामिनेशन से बैन किया गया है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट सर्विस का एग्जाम हो। तो अगर ऐसा किया गया तो यस करके आपको डिटेल देना होगा, नहीं किया गया तो सीधा नो कीजिए, आगे बढ़िए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो कोई एक एड्रेस फिल कीजिए, और जैसे कि मेरा एक एड्रेस सेव है तो वो शो कर रहा है, एक एड्रेस फिल कीजिए और फिर उसको यहाँ पे जो बॉक्स है उससे क्लिक कर दीजिए, तो आपका एड्रेस सेम ले लेगा। तो जल्दी से इसको फिल कर लीजिए। तो इस तरीके से सारे डिटेल जो आपको दिख रहा है वो आप फिल कर लेंगे। जिस स्टेट के हैं आप, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो उस तरीके से आप सब कुछ फिल कर लेंगे। और जब फिल कर लेंगे तो फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि आप इसमें सेम एज परमानेंट एड्रेस दे देंगे, अगर आपका दोनों सेम है तो ये बाय डिफॉल्ट दोनों ले लेगा। उसके बाद जब आपका सारा कुछ सही है एक बार मिला लेंगे ऊपर से नीचे, और जब सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपसे पूछेगा कि क्या आप एडिट या चेंज या किसी तरह कुछ करना चाहते हैं, तो आप एक बार कैंसिल करके चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर इसके बाद आपने किया तो वो फिर नहीं होगा। तो एक बार चेक कर लीजिए सब कुछ। फाइनली जब सब कुछ सही आपको लगे तो फिर आप सबमिट कर दीजिए, और यहाँ एक बटन आए उसको भी आप ओके कर दीजिए। तो ये करते ही आपका देखिए स्टेप 1 पर्सनल डिटेल्स जो है आपका वो हो गया है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा रही हैं। फिर अब आप आगे बढ़ेंगे। स्टेप 2 है पेमेंट प्रोसेस। स्टेप 2 में ही आपसे पेमेंट ले लिया जाएगा, तो प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ आप करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है। भुगतान बैंक आपका एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, या क्या है, तो आप प्रोसेस या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, और अपना एक बार पेमेंट बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, तो कुछ भी दोनों में से कोई कीजिए और फिर प्रोसेस
ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। बोल रहा है कि जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर है इसके लिए आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यस कीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। तो यूपीआई सिंपल होता है, मैं यूपीआई पे क्लिक करता हूँ। यूपीआई पे क्लिक करना बोला यूपीआई आईडी चाहिए या यूपीआई क्यूआर चाहिए, मैं क्यूआर कर लेता हूँ। क्यूआर करने पे क्यूआर कोड देगा, तुरंत उससे पेमेंट हो जाएगा। अब देखिए सामने आपको क्यूआर कोड दिखा रहा है, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट आपको कर देना है। मैं कर लेता हूँ। देखिए पेमेंट जैसे ही हो जाएगा वैसे ही देखिए आपका लिख दिया योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस्ड लिख दिया है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो कर रहा है यहाँ पे, तो बता रहा है सारे डिटेल्स शो कर रहा है और बोल रहा है कि आपका सक्सेसफुली हो गया है। तो अगर आप यहाँ से पेमेंट स्लिप लेना चाहते हैं तो प्रिंट पेमेंट स्लिप करके आप ले सकते हैं, नहीं तो उसके बाद आप सीधा 7 नेक्स्ट करके फॉर्म में आगे बढ़ जाइए। जैसे ही 7 नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे 10th 12th ग्रेजुएशन का डिटेल मांग रहा है। ये आपको एज इट इज जो आपका है वो आपको फिल कर देना, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह। ठीक है, बोर्ड किस बोर्ड से आपने पास किया, सब्जेक्ट क्या था, टोटल मार्क्स कितने आए, ऑप्टेन मार्क्स कितना था आपका, परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके बता देना है। सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट का या फिर प्रमाण पत्र का, दोनों में से कोई है तो उसका चलेगा, आप दे सकते हैं। ठीक है, और इशुइंग सर्टिफिकेट इशुइंग मार्कशीट डेट, जो डेट जिस डेट को आपको, अगर आप मार्कशीट का नंबर दे रहे हैं तो मार्कशीट का ही इशू डेट लिखेंगे। अगर आप सर्टिफिकेट नंबर दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट इशू डेट लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि मार्कशीट का नंबर डाल दिए और सर्टिफिकेट का इशू डेट दिए, ऐसा नहीं, जो आप डालेंगे उसी का ही यहाँ पे लिखिएगा। तो वो मैं अपना फिल कर लेता हूँ। तो देखिए जैसा कि मैंने अपना डिटेल फिल कर लिया है, तो उसके बाद फिर मैं इसे सबमिट कर दूंगा। सबमिट के बाद सब कुछ मिला लेने के बाद आप उसको एक बार फिर से ओके कर दीजिए। और देखिए ये होने के बाद आपका स्टेप 3 भी हो गया, इसको 7 नेक्स्ट कर दीजिए। 7 नेक्स्ट कीजिएगा तो फिर आपको फोटो एंड सिग्नेचर आपको देना होगा। तो एक आपको पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ डालना होगा, जो जिसका साइज 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए और जो 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा फिर आपको इंग्लिश सिग्नेचर और फिर हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो ये भी जल्दी से आप कर दें। तो देखिए फोटो साइन वगैरह सब कुछ मैंने अपना अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद फिर मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आपको ओके करना है। यहाँ पे सारा इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अगर आपको फिर से रीअपलोड करना है तो रीअपलोड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसको आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सीधा 7 नेक्स्ट करें और आगे बढ़ जाएं। 7 नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अपना कैमरा खोलने का ऑप्शन मांगेगा, क्योंकि फिर आपका लाइव फोटो कैप्चर करेगा। देखिए लाइव फोटोग्राफ क्लिक कर लेने के बाद फिर आप इस पे क्या कीजिए, फिर से अगर आपको लेना है तो रीअपलोड लाइव फोटो भी आप कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो, नहीं तो जब सब कुछ सही हो तो फिर आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट से पहले आपको इस बॉक्स को क्लिक कर देना है। क्लिक करके फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे अगर देखिए अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कीजिए, नहीं तो ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म आईडी, पासवर्ड सब कुछ दिया है। अगर आप पेमेंट स्लिप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पेमेंट स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से क्लिक कीजिएगा, सब कुछ दिखाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या कीजिए, क्लिक हेयर टू प्रिंट दिस पेज, इसको आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए प्रिंट कर लेने के बाद। उसके बाद फिर अगर आप एप्लीकेशन स्लिप को प्रिंट करना है तो इसको प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप कीजिए। यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल वगैरह दिख जाएगा, फोटो वगैरह दिख जाएगा कि आपने जो अपलोड किया है और आपका जो लाइव फोटो है, दोनों आपको दिख जाएगा। और उसके बाद फिर इसको भी यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रिंट दिस पेज करके आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। इसको प्रिंट निकाल लीजिए और प्रिंट निकाल कर इसका एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिए, इसका पीडीएफ अपने पास रख लीजिए। यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए और इस तरीके से आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है और आप यहाँ से चाहे तो लॉग आउट कर सकते हैं। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी एडवर्टीजमेंट आए, जो भी फॉर्म फिलअप हो, उसका हम जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करके आपके लिए आपको शो करें। ठीक है, और इसी तरीके से अभी हमारा अगला जो है, जो बिहार एसएससी का अभी जस्ट जो ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म आया है, वो भी सेम इसी तरीके से फिल किया जाएगा। सारा प्रोसेस सब कुछ करीब करीब यही रहेगा, तो उसको भी आप इस तरीके से चाहे तो फिल कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।